Hello everyone. Welcome back to IAS Cafe. My name is Priyanka. Let us begin with today's decoding session of the Hindu, 25th of November 2023. हमारा आज का जो डिस्कशन होगा उसमें हम गवर्नर का जो वीटो पावर है उसको लेके सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. Second, we will be talking about the climate resilient agriculture. And then at last, about the RTI, that is Right to Information Act. ये तीन टॉपिक जो होंगे आज हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे. बिफोर वी मूव फॉरवर्ड टू अवर डिस्कशन, ये हमारा चैनल है IAS कैफे. इस चैनल पे डेली आपको करंट अफेयर्स की वीडियो मिलते हैं और साथ ही में स्टैटिक पोर्शन जो है यूपीएससी का जिसमें हम इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी कवर कर रहे हैं. अगर आपको हमारे इनिशिएटिव्स अच्छे लग रहे हैं, अगर आपको हमारी ज्योग्राफी और इकोनॉमी की वीडियोस भी पसंद आ रहे हैं, आप हमें सपोर्ट कर सकते हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर कर. नाउ बिगनिंग विथ आवर फर्स्ट टॉपिक दैट इज द गवर्नर. गवर्नर का पूरा डिटेल्ड वीडियो हमने पहले डिस्कस कर चुका है. आप हमारी प्रीवियस वीडियो चेक कीजिए. आज की इस वीडियो में हम सिर्फ ये बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मुद्दे में क्या कहा है. मुद्दा आप सभी को पता है कि जो पंजाब गवर्नमेंट है उन्होंने एक पिटीशन फाइल किया था, एक पीआईएल जो है पिटीशन फाइल किया था अगेंस्ट द गवर्नर कि क्रूशियल बिल जो होता है उसको विथहोल्ड कर लेता है गवर्नर. आई रिपीट, गवर्नर यानी कि राज्यपाल, स्टेट का राज्यपाल जो होता है, द गवर्नर. द वे वी आर हैविंग प्रेसिडेंट एट द सेंट्रल लेवल. सी, इफ आई टॉक अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे पास मेजरली तीन ऑर्गन्स है, द लेजिस्लेचर, the executive and the judiciary. The law making body is legislature, जिसमें आपके पास दो हाउसेस होते हैं. पार्लियामेंट जो है आपके पास, एक लोकसभा होता है और एक राज्यसभा होता है. इसी पार्लियामेंट का हिस्सा होता है प्रेसिडेंट. बिकॉज एनी बिल पास बाय एनी हाउस, इधर द लोकसभा और द राज्यसभा, वो एक्ट तभी बनता है जब प्रेसिडेंट उस पर अपनी एसेंट लगाता है. राइट? तो दैट इज द रीजन पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट तीनों आते हैं. उसी तरह से जब हम स्टेट के बारे में बात करते हैं, विधानसभा, विधान परिषद, दैट इज द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, वहां पे गवर्नर होता है. और ये जो गवर्नर है वो एक तरह से एजेंट की तरह काम करता है. सेंटर और स्टेट का जो है बीच पे कनेक्टिंग लिंक होता है. इट एक्ट एज अ एजेंट ऑफ द सेंटर देयर. तो बेसिकली लेजिस्लेटिव असेंबली में या काउंसिल में कोई अगर बिल पास होता है तो वो भी एसेंट यानी साइन के लिए गवर्नर के पास जाता है. अब तक क्या हो रहा था, गवर्नर को अगर कोई बिल ठीक नहीं लगता था तो वो रिकमेंडेशन के लिए वो बिल को वापस भेज देता था. उसके बाद उसके पास एक और पावर होती थी, आई मीन उसके अलावा एक और पावर होती थी कि वो उस पावर को यूज करके बिल को विथहोल्ड कर सकता है, यानी अपने पास रख सकता है, वीटो पावर यूज कर सकता है. जिसमें लिखा है एज सून एज पॉसिबल, कि जितना जल्दी हो गवर्नर को वो जो बिल है वापस रिटर्न करना होता है. बट एज सून एज पॉसिबल का मिसयूज गवर्नर करता था और काफी टाइम तक, 1 साल 2 साल, लाइक कोई एक्शन ही नहीं ले रहा, अपने पास रखा रखता था बिल. तो इसी कारण से सरकार ने कहा, पंजाब की सरकार ने कहा कि जो क्रूशल बिल होता है वो अटक जाते हैं. गवर्नर जो है मिसयूज करता है. मान लो कि गवर्नर जो है लीडिंग पॉलिटिकल पार्टी का है और अपोजिशन पार्टी जो आपके पास स्टेट में बैठी है. आप समझो इस बात को. मान लो कि पूरे इंडिया में जो अभी दबदबा है या फिर जो सेंट्रल लेवल पे वो बीजेपी है, और आ जाओ आप पंजाब पे. उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि पंजाब की जो सरकार है वो बीजेपी की नहीं है, वहां पे आप कांग्रेस की सरकार मान लीजिए, और जो गवर्नर है वहां पे बैठा है वो बीजेपी का. अरे तो वो गवर्नर तो बीजेपी की बात मानेगा ना. और यहाँ पे जो गवर्नर है, ठीक है, वो बीजेपी के पक्ष में आके जो बिल है उसको होल्ड पर रखा है. और जबकि क्या होता है, जो स्टेट पावर उनके क्रूशियल बिल अटक जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे अपोजिशन वाली लड़ाई यहाँ पे आ जाती है. तो इसी मुद्दे की चलते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कंफर्म किया है दैट governor, in case he withhold assent to a bill, should return the bill to the legislature for reconsideration. अगर किसी केस में गवर्नर वो बिल को विथहोल्ड करके रखता है अपने पास तो उसको वो बिल वापस भेजना पड़ेगा रिकंसिडरेशन के लिए.
So the judgment was based on the petition filed by the Punjab government against its governor's action to hold back the crucial bills. So what are the highlights of the judgment? इस पूरी judgment जो है उसका highlight क्या है? Mandatory to return the bill for reconsideration. सबसे पहला तो ये compulsory है कि reconsideration के bill के लिए bill जो है भेजना पड़ेगा. So the court has held that under Article 200 यानी कि Article 200 के तहत if the governor withhold assent, he must return the bill as soon as possible. और यहाँ पे as soon as possible का क्या मतलब है? That with a message to reconsider the proposed law, a governor who chooses to withhold a bill without doing any further would be acting contravention to the constitution. As soon as का possible का मतलब है constitutional imperative of expedition, which means cannot hold indefinitely. आप उस बिल को indefinite समय तक hold नहीं कर सकते हैं. तो गवर्नर जो है कोई वीटो पावर यूज नहीं कर सकता. नो वीटो पावर गवर्नर एंजॉयज ओवर द बिल. ये आपके सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो बोला है. गवर्नर सिर्फ एक सिंबॉलिक हेड है. जो रियल पावर होती है वो इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे हैं आपके पास विधानसभा और विधान परिषद में, ये उनके पास होता है. द कोर्ट रीअफर्म्ड दैट द गवर्नर इज एन unelected head of the state and cannot use his constitutional powers to thwart the normal course of law making by the state. The governor under Article 168 is part of the legislature and is bound by the constitutional regime. यानी जो अंडर आर्टिकल 168 जो राज्यपाल होता है या फिर जो गवर्नर होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल रेजिम से बाउंड है. वो अपने डिस्क्रिप्शन पे यहाँ पे काम नहीं करता. सेकेंड आज का डिस्कशन एक एडिटोरियल है दैट नीड फॉर द क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर इन इंडिया. आज की जो 21वीं सदी है 21st सेंचुरी, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो दो चैलेंज हम फेस कर रहे हैं, एक है क्लाइमेट चेंज का और एक फूड इनसिक्योरिटी. बहुत सारी चीजें जैसे कि क्लाइमेट चेंज है उसके आपके इफेक्ट बहुत तगड़े आपको देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि हीट वेव है, फ्लैश फ्लड है, ड्रॉट है, साइक्लोन है. ये सब आपकी लाइफ को लाइवलीहुड को बहुत ज्यादा हद तक नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रहा है. The world's southern continents are reportedly experiencing the severe drought due to climate change, which negatively impact the agricultural production and farmers' livelihood. तो दुनिया में जो southern continents है आपके ग्लोब में, उसमें लगातार ड्रॉट के केसेस बढ़ते जा रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्शन हो रहा है उस पर असर पड़ रहा है क्योंकि मॉनसून डिपेंडेंट है स्पेशली इन इंडिया. तो यहाँ पे फार्मर्स का लाइवलीहुड इफेक्ट होता है. एक तो आपके पास पॉपुलेशन बढ़ रही है, दूसरा एग्रीकल्चर में आपके पास कमी दिख रही है. तो दोनों ही वजह से जो फूड का जो डिमांड है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है. तो जो एफर्ट है ऑफ द एनवायरमेंट ऑन फार्म आउटपुट ओनली एड टू द डिफिकल्टी. As a result of climate change, the traditional farming practices are becoming the less productive. Climate change is increasing the dangers faced by the farmers, prompting them to re-evaluate their practices. Farmers are taking a variety of adaptation measures to reduce the negative effects of climate change. The need for a holistic strategy is driven by climate change dual challenges of adaptation and mitigation. The pressing need for agricultural production to rise by 6% by 2050 in order to fulfill the food demand. तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? एक सबसे बड़ा जो कि एक होलिस्टिक वे में इस प्रॉब्लम को कवर करता है वो सोल्यूशन है क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर. फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने 2019 में बोला कि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर एक ऐसी अप्रोच है जो फूड और एग्रीकल्चर सिस्टम को ट्रांसफॉर्म कर देगी. वाई? बिकॉज इसके अंदर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सपोर्ट करेंगे, फूड सिक्योरिटी को सेव करने की बात करेंगे जो क्लाइमेट चेंज की वजह से खतरा है. ये 3 पिलर पे काम करेगा. सबसे पहले प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर और इनकम को वी विल ट्राई टू इंक्रीज सस्टेनेबिलिटी. Second, adapt and build a resilience to the climate change. And third, remove the greenhouse gas emissions wherever it is possible. So the dimension of the climate smart practices include the water smart, the weather smart, energy smart, carbon smart. आपको यहाँ पे प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, लैंड डिग्रेडेशन जैसी प्रॉब्लम को कवर करना है. लैंड डिग्रेडेशन इसके लिए और समिट में आया था UNCCD, दैट इज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट द डेजर्टिफिकेशन.
क्लाइमेट चेंज के जो फ्यूचर इम्पैक्ट होंगे, आपको पता है कि वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी पे होने ही वाले हैं। जैसे कि 2010 से लेके 2039 39 के बीच में जो क्रॉप यील्ड है वो कम होती हुई दिखेगी, हो सकता है 9% तक हो जाए। In order to combat the climate change and sustainability, boost agricultural output and revenue, a radical reform of agricultural industry is required. The United Nations Sustainable Development Goal aims to end the hunger and enhance the environmental management. Safest foundation is in achieving these goals through sustainable agriculture rural development. इसी के साथ इंडिया में आपके पास था नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। इसका रोल क्या है, इसका एम्फोसिस किसके ऊपर होता है? ऑन द क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स जैसे कि सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। अगर आप एनपीके फर्टिलाइजर्स के बारे में जानते हो, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, राइट? सो वी आर टॉकिंग अबाउट द एनपीके फर्टिलाइजर। तो इनका एक पर्टिकुलर रेशियो होता है कि इस रेशियो में इनको सॉइल में आपको यूज करना चाहिए, बट यूजुअली ये बहुत ही इनएप्रोप्रिएट रेशियो में यूज किया जाता है। तो सॉइल हेल्थ कार्ड आपको सॉइल की एक्चुअल जो है कंडीशन जो है वो बताती है कि इसमें कितना नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम आपको जरूरत पड़ेगी। देन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिसीजन फार्मिंग इज स्टिल समवॉट, जो कि बहुत ही नई है। While certain private companies offer services, the scope is extremely limited of their services. Community supported efforts की अगर बात करते हैं, CSS value in minimizing and adjusting to the effects of climate change on agriculture, ये भी बहुत ज्यादा global level पे बढ़ रहा है. There is a worldwide uptick in the community supported agricultural effort. These efforts are made in an attempt to create agricultural systems that are both resilient and environmentally friendly. एग्रोफोरेस्ट्री में आप इंप्रूवमेंट की बात कर सकते हो, सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट, प्रिसीजन एग्रीकल्चर, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को आप बढ़ाइए, इंक्रीजेस द वाटर एफिशिएंसी, integrates the drought resistant crop type, and all of which help lessen the disruptive effects of the climate change. तो ये इसका जो इम्पोर्टेंस है in its ability to increase the agricultural output while maintaining the ecological stability. आप पहले तो एक चीज समझिए, that is when I'm saying the climate change, it is due to the global warming. इसके वजह से इंक्रीजिंग ऑफ द ग्रीन हाउस गैस एमिशन. इट ऑल्सो लीड्स टू द आर्किटिक एम्प्लीफिकेशन. देखो, जिस किसी को भी ये टर्म्स अगर नए लग रहे हैं, तो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज इसी चैनल पे ज्योग्राफी के जो लेक्चर्स है आप उनको देखिए एक बार, और वहां जाके आप ये जो टर्म्स है क्लियर कीजिए, बिकॉज ये हर जगह आपके पास न्यूज में आने वाला है. अगला एक महीना पूरा क्लाइमेट चेंज के ऊपर ही होने वाला है, बिकॉज समिट जो है वो यहाँ पे हो रही है. तो अब जो न्यूज होंगी वो लगभग इसी से रिलेटेड यहाँ पे होने वाली है. ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट सेंटर exempt the search from the purview of RTI Act. RTI क्या होता है? देखो, 2005 में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आया, यानी कि RTI एक्ट, जो कि आपको मैंडेट करता है कंपल्सरी दैट अगर कोई सिटीजन कोई सरकार से इंफॉर्मेशन मांगती है तो कंपल्सरी है कि आप उनको वो इंफॉर्मेशन देंगे ही देंगे. तो जो बेसिक ऑब्जेक्ट है आरटीआई के पीछे वो ये है कि आपके जो नागरिक है, जो सिटीजन है, आप उनके अंदर अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी जो है उसको प्रमोट कीजिए. कि सरकार चल रही है तो आपको पता है कि किस तरह से चल रही है, ट्रांसपेरेंट है, अकाउंटेबिलिटी है, करप्शन नहीं हो रहा है. तो दिस इज हाउ अवर डेमोक्रेसी वर्क फॉर द पीपल इन द रियल सेंस. तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का अमेंडमेंट हुआ 2019 में. इट प्रोवाइडेड दैट कि जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है, ठीक है, हमारे पास एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ सेंटर एज वेल एज स्टेट, they shall hold office for such term as prescribed by central government. अमेंडमेंट से पहले 5 साल था. तो द सैलरी अलाउंस एंड सर्विसेज ऑफ दीज पीपल ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो है तय करती. अमेंडमेंट से पहले द सैलरी अलाउंस एंड अदर सर्विस कंडीशंस ऑफ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर वर सिमिलर टू दोज ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर. तो यहाँ पे अमेंडमेंट में क्या हुआ? इट रिमूव द प्रोविजंस रिगार्डिंग द डिडक्शंस इन द सैलरी ऑफ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और वही स्टेट लेवल पे आते. आरटीआई अमेंडमेंट एक्ट 2019 इसको क्रिटिसाइज किया गया था कि लॉ को डाइल्यूट कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा पावर यहाँ पे दिया जा रहा है.
लेकिन जब हम आरटीआई की बात करते हैं, इसको इम्प्लीमेंट करने में चैलेंजेस जो है वो क्या है, इश्यूज क्या होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात होती है हॉस्टाइल अप्रोच ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स टुवर्ड्स द सिटीजंस एंड मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द आरटीआई टू कंसील द इंफॉर्मेशन। क्लैरिटी नहीं होती है, पब्लिक इंटरेस्ट के बारे में यहाँ पे बात नहीं की जाती है, पॉलिटिकल विल पहले आता है, पोर इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन के लिए मना कर दिया जाता है, जरा मैनी। तो यहाँ पे हमने बात करा अबाउट द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर। तो ये क्या है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को 2005 में ही सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा स्टैब्लिश किया गया था अंडर द आरटीआई एक्ट। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, इसको याद रखिएगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। इसमें एक चीफ कमिश्नर होगा, नॉट मोर देन 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर अपॉइंटमेंट। दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ कमिटी, और उस कमिटी में आपके पास होंगे प्राइम मिनिस्टर एज अ चेयरपर्सन, लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा, और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर जिसको प्राइम मिनिस्टर ही अपॉइंट कर नॉमिनेट करते हैं। इफ आई टॉक अबाउट द टेन्योर, so the chief information commissioner and information commissioner shall hold office for such term as prescribed by the central government or until they attain the age of 65 years or whichever is earlier, लेकिन रीअपॉइंटमेंट के लिए वो कभी भी फिर से एलिजिबल नहीं होते। इनके पावर्स या फंक्शंस की बात करते हैं तो दे हैव अ ड्यूटी टू रिसीव एंड इंक्वायर इनटू कंप्लेंट। अगर किसी पर्सन ने कंप्लेंट करी है रिगार्डिंग द इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट, तो इनको यहाँ पे रिसीव करना पड़ेगा, इंक्वायर करना पड़ेगा। The commission can order an inquiry into any matter if they are on the reasonable ground. So motor power यहाँ पे ले सकते हैं। They have a power even of a civil court with respect to summoning requiring the documents. So way forward, that is the proper functioning of information commissioners होना चाहिए। Most importantly the transparency, जो कि इसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव जो है माना जाता है। तो ये था आज का डिस्कशन। आज के टॉपिक्स बहुत कम थे, कल संडे है, कल भी या तो आपके पास साइंस से, मोस्टली प्रोबेबली साइंस से रिलेटेड आपके पास टॉपिक्स होने जाएंगे। तो वीकेंड पे आप अपना समय, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, ज्यादा से ज्यादा यूज करें स्टैटिक को रिवाइज करने के लिए और ऑप्शन को रिवाइज करने के लिए। बाकी ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स की वीडियो अपलोड हो चुके हैं, आप उनको चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।